भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काकंद कॉम्पिटिटिव जोन में। पहले दिन की कक्षा में हमने परिचयात्मक रूप से हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़ जाना था। आज से जो है एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एक पंक्ति का उच्चारण किया, भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मत केशव दास। हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं जो रीति काल और भक्ति काल के संधि युग पर पैदा हुए हैं। रीति काल के समापन पर भक्ति काल के समापन पर और रीति काल के प्रारंभ के कवि माने जाते हैं। चूंकि भक्ति काल के समापन पर उनका उदय हो रहा था, तो भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हमारे बाबा तुलसीदास जो है उस समय बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी रचना जो बहुत चर्चित हुई, जो आज घरों घरों में गाई जाती है, रामचरितमानस, उस रचना से तत्कालीन समय के कवियों का रस होना बहुत ही लाजमी था। उसी क्रम में उस समय केशव दास को उनकी रचना से थोड़ा ईर्ष्या भाव हो ही जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस को लोकल लैंग्वेज में, अवधी में लिखा था, तो उन्होंने भी सोचा कि जो है मैं भी कुछ अच्छा लिखूंगा राम के ऊपर। तो उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का कठिन काव्य कहा जाता है और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कवि कहा जाता है। तो केशव दास अपने बारे में लिखते हैं, भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास, मतलब मेरे जो कुल के दास हैं, मेरे नौकर चाकर हैं, वो भी भाषा बोलना नहीं जानते थे। भाषा का तात्पर्य यहाँ उनको हिंदी से था, मतलब उनके जो कुल खानदान के नौकर चाकर भी थे वो भी संस्कृत में बात किया करते थे। इसीलिए केशव दास अपने आचार्यत्व और अपने संस्कृत भाषा को लेकर के बहुत गंभीर थे। इसीलिए उन्होंने अपना सारा पांडित्य उस रचना रामचंद्रिका में उड़ेल डाला। और जिस भाषा से उन्हें शर्म आती थी कि भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी, मैंने उस भाषा में कविता की है जड़मत केशव दास। मैं महामूर्ख हूँ, जड़मती हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी केशव दास का नाम लिया जाता है उसी भाषा की वजह से, उसी हिंदी भाषा की वजह से, उसी हमारी माँ हिंदी की वजह से। तो आज हम लोग व्याकरण के पहले चैप्टर भाषा, बोली और लिपि एवं व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा क्या होती है। हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, भाषा, भाषा के भेद, फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संवैधानिक भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से मिलकर बना है। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी, व्यक्तवाणी या कह सकते हैं बोलना या कहना, बोलना या कहना, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी या कह सकते हैं बोलना या कहना। अर्थात जब हम अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं या जिन माध्यमों के द्वारा व्यक्त करते हैं वही माध्यम भाषा कहलाते हैं। तो भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है, एक साधन है। इसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा हमें सिखाई क्यों जाती है? जब भी हम बचपन में जन्म लेते हैं, जन्म लेने से लेकर के धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और हम जिस क्षेत्र में पैदा होते हैं उस क्षेत्र में रहने के कारण हमारे परिवार से हमें हमारे मुख के माध्यम से कुछ न कुछ फूटना शुरू होता है। और यही जो कुछ हमारे मुख से, स्वरतंत्रियों से, मुखार बिंदु से जो कुछ फूटता है वह भाषा का एक हिस्सा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं भाषा की आवश्यकता इंसान को जन्म लेने के बाद से और मृत्यु की सैया तक आवश्यक होती है। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति भाषा के रूप से या भाषा के उसमें जितना मजबूत होगा वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपने आप को समृद्ध पाता है। इसलिए हमें भाषाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा के दो भेद बताए गए हैं मुख्य तौर पर, एक तो है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जैसा कि शब्द से ही उसका अर्थ परिलक्षित हो रहा है, मौखिक भाषा वह होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं। बोल करके व्यक्त करना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम अपने मन के भाव और विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। वो माध्यम क्या है? वह माध्यम है बोल करके। तो बोल करके जब हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं तो यह प्रक्रिया मौखिक भाषा के माध्यम से संपन्न हो रही है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? यह भी शब्द से ही इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव, विचारों, उद्गारों को लिख करके व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम अपने कॉपी का नोट्स बनाते हैं, कुछ डायरी में लिखते हैं, कुछ कविताएं, कहानियां लिखते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम हम लिखित भाषा के रूप में करते हैं। जैसे मैं आपको बोर्ड पर लिख करके बता रहा हूँ, ये भी एक लिखित भाषा का हिस्सा है। तो इस तरह से भाषा के हमने दो अंग देख लिए, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो होती है, मौखिक भाषा भाषा के प्रधान इकाई होती है, प्रधान होती है, लेकिन यह अस्थाई नहीं होती है। अस्थाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि मौखिक भाषा जब तक हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनियां उच्चरित होती हैं, तभी तक उनका अस्तित्व होता है। लेकिन जो लिखित भाषा है यह अस्थाई भाषा कहलाती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख करके रख सकते हैं, जो अनंत समय तक हमें अपनी भाषाओं का मार्गदर्शन करती रहेगी। तो अस्थाई भाषा, इसलिए लिखित भाषा को अस्थाई भाषा और मौखिक भाषा को अस्थाई भाषा कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर अस्थाई भाषा। जो मौखिक भाषा है यह अस्थाई भाषा है और जो लिखित भाषा है अस्थाई भाषा है। मौखिक भाषा को हम बोल करके व्यक्त करते हैं, इसलिए उसका समय काल बहुत कम समय तक होता है, उसकी जीवन बहुत कम समय तक। जब तक बोलते हैं तब तक सामने वाले पर हमारा प्रभाव होता है, लेकिन लिखित भाषा का प्रभाव सालों तक, सदियों तक होता है। क्यों? हमारे लेखक, हमारे कवि जो आज के 500 साल, 1000 साल पहले लिख करके चले गए, आज हम उसको नियमित रूप से अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। यह है लिखित भाषा का प्रभाव, क्योंकि वो भाषा अस्थाई हो गई, वो अस्थाई रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद भाषाओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्म, कुछ शब्द आएंगे जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। पहला टर्म है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा कही जाती है सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग हमारे देश में सरकारी कामकाजों में या ऑफिशियल वर्क में लिया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की, चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तो हिंदी हमारे देश की क्या है बेटा? राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की क्या है? हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा है। तो हिंदी को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हिंदी को हमारे देश की राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। 14 सितंबर 1949 को दिया गया। भारत के राजभाषा आयोग के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी वजह से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब राजभाषा की स्थिति हमारे संविधान में किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है? तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद
343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा के बारे में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। 343 में कुछ और है, 345 में, 44 में, ऐसे करके 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है। इस पर अलग तरीके से व्याख्या और की जा सकती है, फिलहाल हमको और आगे बढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता की भाषा होती है, और अस्मिता की भाषा होती है, अस्मिता की भाषा होती है। या इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाता है किसी भी देश की बहुसंख्यक आबादी के द्वारा, या 70-80%, जब किसी भी देश की 70-80% आबादी के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाने लगता है वह देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर किसी भी देश में 70-80% आबादी किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है तो जो बहुसंख्यक भाषा होती है उसको राष्ट्रीय भाषा मान लिया जाता है। हिंदी को पहली बार महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को दर्जा देने की शुरुआत पहल की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा हो नहीं पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करता है, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन संवैधानिक तौर पर और सरकारी तौर पर अभी भी हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा क्या है? संवैधानिक भाषा हमारे देश के संविधान के 8वें अनुसूची में, इसमें 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है वे भाषाएं संवैधानिक भाषा कहलाती हैं। हमारे देश के संविधान की 8वीं सूची में जिन भाषाओं का दर्जा दिया गया है वे सभी संवैधानिक भाषा कहलाती हैं। इनमें भाषाओं की संख्या कुल 22 है। वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं 8वीं सूची में दर्ज हैं। उसमें हमारी हिंदी भी है, हमारी संस्कृत भी है, मणिपुरी है, कोंकणी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ऐसे विभिन्न प्रकार की कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है कि ये अधिकृत भाषाएं हैं। संविधान के द्वारा इन 22 भाषाओं को अधिकृत किया गया है। यही 22 भाषाएं संवैधानिक भाषा अभी हुई है। इसके आगे एक पॉइंट हम यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, एक बिंदु यहाँ पर हम और शामिल कर देते हैं, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, मानक भाषा। संपर्क भाषा क्या है? जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, संपर्क स्थापित करने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाए उन्हें संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के भाषी क्षेत्रों में जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा करते हैं तो उस दौरान उन्हें उस क्षेत्र विशेष की भाषाओं का थोड़ा बहुत अगर ज्ञान हो तो उनके यात्रा में वो चीज़ें आसानी पैदा करती हैं। तो जैसे हम यूपी वाले हैं, हमको बंगाल जाना है, हमको कर्नाटका जाना है, तमिलनाडु जाना है, अगर हम वहाँ की थोड़ी भी भाषा सीख करके जाएंगे तो हमें वहाँ पर ठगों से, लुटेरों से बहुत सारी रियायतें मिलेंगी। इसी वजह से आज भी जो साउथ इंडियन के लोग हैं जिनका कल्चर बढ़ रहा है, बहुत हमारे यूपी में आ रहे हैं, यूपी के लोग भी उधर जा रहे हैं, पूरे देश में एक तरह से भ्रमण
भ्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन की वजह से, इसी पर्यटन की वजह से संपर्क भाषा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। संपर्क भाषा के रूप में केवल हिंदी नहीं, और भी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी को ले लीजिए। अब जैसे हमें किसी और राज्य में जाना है तो हमारे पास दो भाषाएं होती है, या तो हमें अंग्रेजी आए या तो हिंदी आए। अगर अंग्रेजी और हिंदी को हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या होती है, जो जिन राज्यों में वहां की हम लोकल भाषाओं को नहीं सीख पाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को संपर्क भाषा बना लेते हैं, ताकि वहाँ एक जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये, उसको उसके द्वारा हमें संवाद स्थापित करने में आसानी होती है। लेकिन जब हम हिंदी राज्यों में आते हैं, जो 8-10 राज्य हमारे हिंदी क्षेत्र के हैं, जब इन राज्यों में आते हैं तो हमें हिंदी को थोड़ा बहुत संपर्क भाषा के रूप में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर निरंतर आगे काम करती रही तो एक दिन यह भाषा अपने शिखर पर अवश्य पहुंचेगी। एक टर्म आगे आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? जो हमारे विद्वानों के द्वारा, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, एलीट वर्ग है, जिनके द्वारा जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह मानक भाषा कहलाती हैं। जैसे हम अपने कॉपी किताबों में जिन भाषाओं को पढ़ते हैं वे सब मानक भाषा का एक अंग होती हैं। यहां तक हमने जिक्र किया भाषा का। अब आगे हम पहुंचते हैं भाषा के बाद लिपि पर। लिपि क्या होती है? भाषा के बाद हम लोग बात करते हैं लिपि पर। अभी तक हम लोगों ने बात किया भाषा पर, अब आगे हम बात करते हैं बोली पर। बोली और भाषा, उपभाषा। कभी कभी क्या होता है कि हम तीनों का प्रयोग एक ही रूप में करते हैं, लेकिन है कि तीनों जो है हमारी अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है। तीनों के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। जैसे भाषा क्या है, व्यापक रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग हम व्यापक रूप में करते हैं। वहीं बोली के प्रयोग में क्या जाती है, बोली का प्रयोग थोड़ा सीमित हो जाता है, और उपभाषा के बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो बोली क्या होती है? बोली भाषा की अल्प विकसित और अर्ध विकसित रूप है। अल्प विकसित भी कह सकते हैं और अर्ध विकसित कहते हैं। मतलब थोड़ा सा भाषा से जब हम नीचे आते हैं तो अवस्थान बोली को मिल जाता है। तो इसके डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं भाषा के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मतलब जो लोकल में लैंग्वेज हम यूज करना प्रारंभ करते हैं, या लोकल में जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह बोली के रूप में होती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी बोलियां हैं कि हमारे देश में कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यहाँ पर कोस कोस पर बदले पानी, एक आध कोस चलते हैं तो पानी का स्वाद, और 2-4 कोस चले जाएं तो भाषा का स्वाद बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं। तो उन भाषाओं से तात्पर्य है बोलियों से। वो जो बोलियां हैं वही भाषाओं के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। उसी तरह बताया हमने कि भाषा का अल्प विकसित और अर्ध विकसित रूप जो है बोली है। बोली हमारे स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। तो स्थानीय रूप और क्षेत्रीय रूप में हम बहुत सारी बोलियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन बोलियों में बहुत सारी बोलियां इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग की जा रही हैं कि अब उनको बोलियों से ऊपर उठाकर भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। हमारे ही देश में नहीं वरन विदेशों में भी इसका बोलबाला है। यहाँ तक कि मॉरिशस जैसे देश हैं, वहां पर भोजपुरी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कुछ बोलियां जिनमें भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है, वांगरू है। तो ये बहुत कन्नौजी है, बहुत तरह की बोलियां हैं, क्योंकि दुनिया में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में ही बहुत तरह की भाषाएं हैं, लेकिन वो भाषाएं जिनको हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बोली के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो बहुत सारी बोलियां हैं, जिन बोलियों में कुछ प्रमुख बोलियों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं: भोजपुरी, मगधी, मैथिली, अवधी, ब्रज और छत्तीसगढ़ी। अब इसी में एक शब्द आता है, इसी में एक शब्द आएगा उपभाषा। अब उपभाषा क्या होता है? हमने भाषा को जान लिया, हमने बोली को जान लिया। भाषा और बोली के जो बीच का स्थान है ना, वो उपभाषा को जाता है।
उपभाषा क्या होती है? उपभाषा कुछ नहीं है, उपभाषा भी एक बोली का हिस्सा है, लेकिन एक उपभाषा में कई सारी बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी में कई सारी, हिंदी भाषा परिवार में 5 उपभाषा परिवार हैं, 5 उपभाषा परिवार हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी है, उसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी है, तो ऐसे करके हमारे 5 तरह की उपभाषाएं हैं। तो एक उपभाषा में कई तरह की बोलियां हैं। जैसे हम पूर्वी हिंदी लेते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ी है, अवधी है और बघेली है, तो 3 तरह की बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी में, ऐसे पश्चिमी हिंदी में हमारी कई तरह की बोलियां हैं। तो इस तरह उपभाषा में कई सारी बोलियां समाहित हो जाती हैं। अगर हम परिभाषा की दृष्टि से बात करते हैं तो कह सकते हैं कि जब किसी साहित्यकार के द्वारा, किसी कवि के द्वारा किसी बोली में कोई बहुत बड़ी रचना कर दी जाती है तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है, और वही जिस भाषा का रूप लेती है वह उपभाषा कहलाती है। जब किसी कवि या साहित्यकार के द्वारा किसी बोली में कोई बहुत बड़ी रचना की जाती है, बहुत बड़ा महाकाव्य रच दिया जाता है और उसकी ख्याति पूरे दुनिया देश में फैल जाती है, तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अवधी और ब्रज को। अवधी और ब्रज, चलो भोजपुरी भी हम शामिल कर लेते हैं, भोजपुरी। अवधी ब्रज कभी हिंदी साहित्य की भाषाएं हुआ करती थी। जब हमारे मध्यकाल में हम हिंदी पढ़ते हैं उस समय अवधी और ब्रज का बोलबाला था। उस समय हम ये नहीं कहते थे कि अवधी बोली है, उस समय अवधी का भाषा के रूप में प्रयोग होता था। आज इनका क्षेत्र काफी संकुचित हो गया, इसलिए बोली के रूप में आ गई हैं। क्यों इनकी ख्याति इतनी बढ़ी? अवधी में 2 बहुत बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने अवधी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। एक हमारे हैं हिंदी साहित्य के बाबा तुलसीदास, दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन दोनों लोगों ने अवधी भाषा का इतना प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया उस मध्यकाल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कि ये जो आज हमारे देश में ही ये बोली के रूप में प्रचलित है, उस समय ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में थी। सबसे अधिक रचनाएं अवधी भाषा में की जा रही थी। और ब्रज की अगर हम बात करेंगे तो ब्रज में रचनाएं की गई भक्ति काल के समय में। जब हम पढ़ते हैं कृष्ण काव्य धारा को, कृष्ण काव्य धारा के जो अधिकांश कवि थे, अधिकांश कवि ब्रज भाषा में रचनाएं किए। इसमें जो प्रमुखता से जिनका नाम लिया जाता है सूरदास का। सूरदास की रचनाओं के सूरसागर की वजह से हिंदी में ब्रज भाषा को बहुत सारी ख्यातियां हुई। तो कहने का तात्पर्य यह था, जब किसी बोली में कोई महाकाव्य या कोई बहुत बड़ी रचना रच दी जाती है तो वह बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भाषा, बोली। अब हम आगे चर्चा करेंगे लिपि। लिपि क्या है? लिपि है लिखने का ढंग या तरीका। लिपि लिखने का ढंग या तरीका। किसको लिखने का ढंग? भाषा को। तो भाषा को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से या ध्वनियों को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिख करके प्रकट करते हैं या जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं वे लिपियां कहलाती हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग है। सबसे पहले भाषाएं विकसित हुई। भाषाओं का विकास कई सालों तक चला। भाषाओं के विकास के बाद भाषाओं का आदान प्रदान निरंतर जो है मौखिक रूप से चलता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जब हमें आवश्यकता महसूस हुई कि भाषा को हमें अस्थायी रूप देना है, तो जो है हमारे समाज ने, हमारे अतीत में जिन भी लोगों ने क्या किया, लिपियों का आविष्कार किया। तो लिपियों का आविष्कार इसीलिए हुआ ताकि भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो लिपि हमें यही सिखाती है कि भाषाओं में जो हम ध्वनियों को उच्चारित करते हैं, जो ध्वनियों को उच्चारित करते हैं, जैसे हम रा बनाना है तो रा ऐसे ही बनेगा, का ऐसे ही बनेगा, खा ऐसे बनेगा। इन सबको हमको लिखना सिखाया है किसने? लिपि ने लिखना सिखाया। तो लिपि के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो ध्वनियां होती है
उनको लिख करके प्रकट करते हैं। तो जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम उच्चरित ध्वनियों को प्रकट करते हैं वे लिपि कहलाती हैं। लिपि के विकास क्रम पर ध्यान देंगे तो दो तरह की लिपियों का विकास हुआ। पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि। माना जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, ब्राह्मी लिपि क्या हो सकती है, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होने की वजह से यह लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में क्या जो है समानताएं हैं। ब्राह्मी लिपि की क्या विशेषता है, ब्राह्मी लिपि जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, घा, ये क्या है, ये चल रही है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो जिन लिपियों में हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं, जिन लिपियों में हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं वे ब्राह्मी लिपि का हिस्सा होते हैं, और जिन लिपियों में हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं, दाएं से बाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं, वे लिपियां कहलाती हैं खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि में जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी की आदि जो लिपि हो जाएगी, आदि लिपि ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। यही उर्दू भाषा को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अलिफ बे टे ऐसे करते हैं। तो ये होती हैं क्या, हम इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो उर्दू की, फारसी की जो ऐसी भाषाएं हैं उनकी लिपियां खरोष्ठी हैं, हिंदी है, संस्कृत है, अपनी गुजराती है, ये सब जो भाषाएं हैं ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। अब इस ब्राह्मी लिपि का विकास आज के 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक हुआ, और खरोष्ठी लिपि का विकास 350 ईस्वी से तीसरी सदी तक माना जाता है। अब यही ब्राह्मी लिपि किस तरह विकसित होकर के हमें देवनागरी लिपि मिलती है, जो हिंदी की लिपि है। ब्राह्मी लिपि दो भागों में बढ़ती है, उत्तर शैली की लिपि, दक्षिण शैली की लिपि। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वो भी ब्राह्मी का हिस्सा है, लेकिन वो दक्षिण शैली से उत्पन्न होती है, और यही जो हमारी हिंदी है, संस्कृत है, ये उत्तर शैली से उत्पन्न होती है। उत्तर शैली का विकास भी कई भागों में हो रहा है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, फिर प्राचीन नागरी लिपि। फिर प्राचीन नागरी लिपि दो भागों में बढ़ती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो इस पश्चिमी जो नागरी लिपि है, पश्चिमी नागरी लिपि से हमारे गुजराती, महाराष्ट्री, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हिंदी की जो आदि लिपि है, हिंदी की आदि लिपि ब्राह्मी है, और सामान्य तौर से हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। और देवनागरी नाम पड़ने का भी कारण है। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहीं कहीं मानी जाती है गुजरात से मानी जाती है, कहीं कहीं मानी जाती है बनारस से। बनारस चूंकि देवताओं का शहर था, तो देवताओं के नगर से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ गया। तो इस तरह हमने पढ़ा कि हिंदी की जो लिपि है क्या, देवनागरी लिपि है। विभिन्न प्रकार की लिपियों का किस तरह से विकास क्रम चला है हमने आपको इस चार्ट के माध्यम से एक बार समझा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे व्याकरण, ताकि हम जो है अपने जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हम उस पर पहुंच सकें। ये तो था अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के प्रकार क्या हैं, उसमें राजभाषाएं, राष्ट्रभाषाएं, संवैधानिक भाषाएं, मानक भाषाएं और संपर्क भाषा, फिर बोली है, फिर लिपि को पढ़ा हमने, उसमें उपभाषा के बारे में भी चर्चा हुई। फिर अब हम लोग आते हैं व्याकरण। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें बी प्लस आकरण। तो इसमें क्या है, बी उपसर्ग है और आकरण शब्द है। इसमें व्यवस्थित तरीके से हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख लेते हैं। वह व्यवस्था व्याकरण कहलाती है। अभी हम आपको संधि बताते हैं, कैसे संधि हुई है। तो इसमें बी है, आगे आ है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें संधि हो जाएगी यड़ संधि। जब आ ई ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसका या रा ला बन जाता है, या वा रा बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ई के बाद आ आया है तो ई के बाद आ आने पर या बन जाता है, और यहाँ से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अब पूरे व्याकरण को भाषा का नियम इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो
तो हम अर्थ का अनर्थ करते हुए चलेंगे। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम अर्थ का अनर्थ करते चलेंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, देखिए अभी अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। शब्द है जरा, शब्द है जरा, शब्द है फन, शब्द है फन। यहां पर बिंदी नहीं लगी है, यहां पर बिंदी लगी है, यहां पर बिंदी नहीं लगी है, यहां पर बिंदी लगी है। यहां जरा का मतलब क्या है? यहां जरा का मतलब है बुढ़ापा। हमारी क्या है? जरा अवस्था आ गई है, बुढ़ापा। यहां जरा का मतलब क्या है? हम गाना सुनते हैं जरा जरा महकता है, तो जरा का मतलब क्या है? यहाँ धीरे धीरे। जरा का मतलब धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है फन, यहाँ पर लिखा फन। अब ये बिंदी ही हमारे हिंदी का कमाल है। अगर यही बिंदी ना होती तो शायद हिंदी इतना चमत्कारिक और इतनी अच्छी भाषा ना होती। यहाँ पर फन लिखा है, यहाँ पर फन लिखा है। देखिए फन का मतलब क्या है? सांप का फंड। सांप का क्या है? जो उसका फंड होता है, कह सकते हैं। ये फन का मतलब क्या है? ये फन का मतलब है हुनर। हुनर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टैलेंट। हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने कहा यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो इसलिए भी व्याकरण सीखना जरूरी है कि हम भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकें। बहुत पेट पंक्तियां हैं, बहुत पेट पंक्तियां ऐसे कहते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। फिर यही पंक्ति में लेते रोको मत जाने दो, मत जाने दो। क्या है? कामा यहां लगा दें या कामा यहां लगा दें, अर्थ का अनर्थ हो गया। रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक लो, उसे मत जाने दो। रोको मत मतलब उसको मत रोको, जाने दो। क्या हो गया? ये है भाषा और व्याकरण का चमत्कार। तो अब व्याकरण में आगे हम लोग व्याकरण को 3 हिस्सों में हमने कल बांटा था, 4 हिस्सों में कर सकते हैं। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, इसमें बीच में एक पद विचार भी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ कर लेंगे वाक्य विचार। तो इन 4 हिस्सों में पूरे व्याकरण को हम नियमित तरीके से जब भी हमें समय मिलेगा हम आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे व्याकरण के तौर पर। बीच बीच में कुछ क्लासेज, कविताएं साहित्यिक रूप से भी चलती रहेंगी, इसमें हम आप लोग का साहित्य रंजन और ज्ञानवर्धन कर सकें। नमस्कार।